अब हम देखेंगे आगे वल्क्यूलाइजेशन ऑफ रबर। अब देखो इसके बारे में फार्मास्यूटिक्स में क्वेश्चंस हर बार रिपीट होता है कि भाई ये वल्क्यूलाइजेशन ऑफ रबर क्या होता है। अब आपको पता है ना कि जब रबर मिलता है ना प्लांट से डायरेक्ट कैसे मिलता है, जेल लाइक स्ट्रक्चर में मिलता है। कैसे मिलेगा? जेल लाइक स्ट्रक्चर में मिलेगा, ठीक है ना। अभी इसका क्या होता है, जैसे एलोवेरा का आपने जेल देखा है, एलोवेरा का जेल होता है, उस टाइप से ये रबर मिलता है। अब इस रबर को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है, इस रबर को आपको इलास्टिसिटी कैसे मेंटेन करनी है, उसके लिए आप क्या करते हो, वल्क्यूलाइजेशन करते हो। तो अगर आप रबर के साथ में क्या कर लेते हो, सल्फर, रबर प्लस सल्फर की रिएक्शन करवा देते हो तो वो क्या हो जाता है, रबर मोर स्ट्रॉन्ग हो जाता है, मोर इलास्टिक हो जाता है। वरना अगर आप वो जो रबर मिलता है वो लिक्विड की फॉर्म में मिलेगा तो उसका यूज कैसे करोगे, जैसे 24 कैरेट गोल्ड होता है ना, उससे क्या आप ये जो गहने आभूषण होते हैं वो नहीं बना सकते ना, तो उसको 24 कैरेट को आप क्या करते हो, 21, 22, 23 कैरेट में कन्वर्ट करते हो ना, तभी तो जाके चीजें आपको वो बन पाएगी। वरना वो इतना इलास्टिक होगा, इतना मतलब लिक्विड टाइप होगा कि उसको आप बना ही नहीं सकते। इसी तरीके से रबर में भी वल्क्यूलाइजेशन करके सल्फर के साथ में रिएक्शंस करके उसको मोर इलास्टिक एंड स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट कर देते हैं। समझ गए ना सभी। तो वल्क्यूलाइजेशन ऑफ रबर आ जाए तो आप लोगों को ये चीज लिख के आ जानी है। और ये मेरे हिसाब से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मेन एग्जाम में पिछली बार आया नहीं था, सप्लीमेंट्री में 100% आएगा। अब एक 11 नंबर पे क्वेश्चन आता है डिफाइन साइज सेपरेशन। इस बार 100% साइज सेपरेशन आपको देखने को मिलेगा फार्मास्यूटिक्स में, क्योंकि जो मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं ना भाई, तो थोड़ा सा स्टडी करके बनाए हैं क्वेश्चंस। क्योंकि जब मैं पिछली बार बच्चों को ये सेम पेपर दिया था, है ना, क्योंकि मैंने उनके एडिशनल जब सेशनल लिया था तो ये पेपर मैंने सेट किया था बच्चों के, और ये सेम मैंने उनको मेन एग्जाम में भी दिया था। ढंग से पढ़ के गए नहीं गए मुझे नहीं पता, जब पेपर आया तब उन्होंने मिलान किया तो इसमें से 60 से 70% क्वेश्चंस, मतलब 80 में से 50 से 65 नंबर के क्वेश्चन इसमें से मैच हुए, है ना। अगर अच्छे से इसको पढ़ के चले जाओ तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाली है ये क्लास। समझ रहे हो ना सभी जने। तो हम चलते हैं आपके साइज सेपरेशन। तो साइज सेपरेशन क्या है, किसको कहते हैं, इसको समझ, देखो नाम से पता चल रहा है साइज का सेपरेशन। जैसे आपके पास में एक एग्जांपल ले लें कि जैसे कोई भी मिट्टी है ना, उसको आपको क्या करना है, साइज सेपरेट करना, छानना है। तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर होते हैं ना, अलग अलग नंबर्स होते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग कभी भी आटे की चक्की पे जाते हो तो आप आटे का भी तो होता है ना, एक बहुत ही माइन पिसा हुआ आटा होता है, एक उससे थोड़ा सा बड़े दाने का आटा होता है, उससे भी एक बड़े दाने का होता है, और उससे भी एक बड़े दाने का होता है। तो अलग अलग नंबर हुए ना। इसी तरीके से अपने क्या करते हैं, फार्मेसी के अंदर भी अलग अलग मेडिसिन के अलग अलग पाउडर होते हैं, उनके भी अलग अलग नंबर होते हैं। अगर एक ही आपको टेबलेट बनानी है और उसके अंदर अलग अलग मॉलिक्यूल्स का साइज बड़ा छोटा होगा तो वो बॉडी के अंदर जाएगी तो इजीली काम नहीं कर पाएगी। इसीलिए हम साइज सेपरेशन करते हैं, एक ही नंबर के मॉलिक्यूल से चीज़ें बननी चाहिए ताकि वो बॉडी के अंदर जाए और एक साथ में अच्छे से परफॉर्म कर पाए, ठीक है ना। तो साइज सेपरेशन का मतलब क्या हो गया भाई, साइज सेपरेशन इज ए यूनिट ऑपरेशंस दैट इन्वॉल्व द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। जैसे आपने मिक्सचर नमकीन खाई होगी, उसके अंदर आपने देखा होगा ना कि अलग अलग मतलब साइज की चीजें होती है ना। उसके अंदर जैसे भी आपके नमकीन भी हो गई, है ना, मोगर दाल, मूंग दाल, सारा मिक्स करके मिक्सचर बना के दे देते हैं आपको। अब उसको अलग कैसे करना है, मूंग दाल अलग करनी है, नमकीन अलग करनी है ना, सारी चीजें अलग करनी है। इसी तरीके से यहाँ पे क्या दे दिया आपको, एक सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स ऑफ वेरियस साइज पार्टिकल्स इनटू 2 और मोर पोर्शंस बाय मींस स्कैनिंग सरफेस। समझ गए ना। ताकि ये क्यों करते हैं साइज सेपरेशन, ताकि एक ही नंबर के मॉलिक्यूल्स एक साथ में बॉडी में जाते हैं तो एक साथ में काम करते हैं। वरना एक तो पार्टिकल्स इतना सा है, एक पार्टिकल इतना बड़ा, एक पार्टिकल उससे भी बड़ा, एक पार्टिकल उससे भी बड़ा। अगर ऐसे पार्टिकल्स आप एक टेबलेट को बना दोगे तो ये तो पहले बहुत जल्दी काम कर जाएगा, ये फिर और धीरे काम करेगा, ये उससे जल्दी कर जाएगा, ये और धीरे करेगा।
तो फिर वो अच्छे से एक्शन नहीं दे पाती। इसलिए क्या कहते हैं फार्मेसी के अंदर कि भाई एक ही साइज के मॉलिक्यूल से चीज़ें बननी चाहिए, इसीलिए ये साइज सेपरेशन बेहद जरूरी है। समझ गए ना? सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आपके आगे। चलो अब देखते हैं अपन डिफाइन मॉडरेटली कोरस पाउडर्स। अब देखिएगा, पाउडर के बारे में भी क्वेश्चंस आता है और हर बार पूछता भी है कि भी पाउडर क्या है, व्हाट इज पाउडर, है ना। पाउडर भी एक डोजेस फॉर्म है। और पाउडर कैसा होता है आप सभी को पता है। अलग अलग टाइप्स के पाउडर होते हैं, कुछ फाइन पार्टिकल्स वाले होते हैं, है ना। चलो सॉरी। और एक कुछ डस्ट पार्टिकल्स वाले होते हैं, और कुछ एक मॉडरेटली कोरस पाउडर होते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, आपको पता है डस्ट पार्टिकल्स वाले कहाँ पे यूज होते हैं। जैसे कि आपने कभी भी कोई भी स्किन इन्फेक्शन हो गया और वहाँ पे आप जो पाउडर यूज करते हो, या फिर नॉर्मल अपन गर्मियों के दिनों में पाउडर यूज करते हैं ना, वो होते हैं डस्ट पार्टिकल्स, है ना, फाइन आते हैं। और एक आप देखते हो कुछ कॉस्मेटिक्स पाउडर आते हैं, वो बहुत ज़्यादा माइन फाइन आते हैं, फेस पे लगाने वाले पाउडर्स। उनको जब आप हथेली पे लेके देखते हो और उसको ऐसे से करोगे तो आपका हाथ एकदम चिकना टाइप सा हो जाता है, इतने माइन होते हैं। उनको आप फाइन पार्टिकल्स बोलते हो। डस्ट पार्टिकल्स जो नॉर्मली आप लगाते हो और अपने फार्मा के अंदर स्किन इन्फेक्शन के लिए, है ना। और अगर और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे आपने और एक मॉडरेटली कोरस में इनो का पाउडर देखा होगा। तो इनो को जब भी आप ओपन करो तो इस बार देखना थोड़े से आपको इससे दाने टाइप से दिखेंगे, छोटे छोटे, पाउडर के फॉर्म में नहीं होगा, फाइन नहीं होंगे, ऐसे छोटे 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 माइन दाने होंगे। उसको आप कोरसली मॉडरेट पाउडर बोलते हो। तो अलग अलग पाउडर है, अलग अलग डिजाइन किए गए हैं अकॉर्डिंग टू उनका कैसे काम होगा बॉडी के अंदर। तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछते ही पूछते हैं। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा इन्होंने कि भाई आप मॉडरेटली कोरस पाउडर को, अब इस मॉडरेटली कोरस 1 नंबर, 2 नंबर, 40 नंबर, 50 नंबर, ये अलग अलग नंबर मिलते कहाँ से है। आपने छलनी देखी होगी ना, घर में छानने वाली, देखिए एक नहीं देखिए। तो उस छलनी से क्या होता है, हमारे यहाँ पे एक सीव होती है, फार्मा के अंदर क्या होती है, सीव मशीन होती है। जैसे ये जैसे एक मशीन है, इसमें बहुत सारी छलनियाँ लग गई, है ना। अब क्या करते हैं कि भाई यहाँ से ये हो गई। अब यहाँ पे सबसे पहले वाली सीव के अंदर अपन ने कुछ भी डाल दिया, पाउडर सारा मिक्सर डाल दिया, है ना। सबसे पहले वाले में सारा मिक्सर डाला। अब इस ये क्या है, इलेक्ट्रिकल है मान लो, इसको अपन ऑन कर दिया। ऑन करते ही ये क्या करेगी, कंपन करेगी। कंपन करेगी तो इसके अंदर जो मिक्सर डाला है, तो इसके अंदर सबसे बड़े वाले पार्टिकल्स इसमें रह जाएंगे, इससे छोटे वाले पार्टिकल्स इसमें आ जाएंगे। अब इसमें क्या होगा कि इससे छोटे वाले पार्टिकल्स इसमें आ जाएंगे। जैसे कि एक एग्जांपल लो ना आप, ठीक है। जैसे आप कभी भी बजरी छानते हो ना, बजरी कैसे छानते हो, तो बजरी छानते हो तो बड़े बड़े पार्टिकल्स उसके अंदर रह जाते हैं और छोटे पार्टिकल्स नीचे नहीं आते। तो इसी तरीके से यहाँ पे जैसे मान लो आपने कोई पाउडर डाला है, तो बड़े पार्टिकल्स इसमें रह जाएंगे और छोटे पार्टिकल्स इसके अंदर आ जाएंगे। अब ये और इससे छोटे नंबर की जाली होती है, इसमें वो जो छोटे पार्टिकल्स होंगे वो और नीचे आ जाएंगे, बड़े पार्टिकल्स इसमें रह जाएंगे। अब और इसमें क्या होगा, और ये छोटे नंबर की होगी, इसमें और जो बड़े पार्टिकल्स होंगे वो इसमें रह जाएंगे और छोटे पार्टिकल्स इसमें आ जाएंगे। तो धीरे धीरे करके फाइनली यहाँ पे आने वाला तो फाइन पाउडर होगा, है ना। यहाँ पे आने वाला डस्ट पाउडर हो जाएगा, यहाँ पे आने वाला आपका कोरस पाउडर, यहाँ पे आने वाला मॉडरेटली कोरस, और यहाँ पर आने वाला फुल्ली कोरस, है ना। ये बड़ा पार्टिकल्स, ये उससे थोड़ा छोटा, ये उससे थोड़ा छोटा, ये उससे छोटा, और ये फाइनली सबसे लास्ट में मिलता है। वो कैसा मिलता है, फाइन पाउडर मिलता है। तो इसको बोलते हैं अपन सीव मशीन। और इस सीव मशीन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इसका डायग्राम, तो इस तरीके का डायग्राम बना के आ जाना, ठीक है भाई। और सीव मशीन वाला भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। सीव मशीन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है। अब देखते हैं अपन मॉडरेटली कोरस पाउडर किसको कहते हैं। ए पाउडर ऑफ विच ऑल ऑफ पार्टिकल्स पास थ्रू ए सीव विथ नॉमिनल मैस एपरेचर ऑफ 710 माइक्रोमीटर्स, नंबर ऑफ 22 सीव। अब देखिएगा, ये जो मॉडरेटली कोरस पाउडर होता है ना, कि कितने नंबर की सीव से गुजारा जाता है, 22 नंबर की सीव से। ये क्वेश्चन आता है कि भाई मॉडरेटली कोरस पाउडर को
कितने नंबर की सीव से पास किया जाता है? 22 नंबर की सीव से पास किया जाता है। एंड नॉट मोर देन 40% थ्रू ए सीव विथ नॉमिनल मैस एपरेचर ऑफ 250 माइक्रोमीटर। नंबर 60 सीव आर कॉल्ड मॉडरेटली कोरस पाउडर। ठीक है ना। और इसको 60 नंबर से अबव में आप क्या नहीं कर सकते? पास नहीं कर सकते। अगर यहाँ तक करते हो और शुरुआत कहाँ से होती है? 22 से होती है, तो आपका मॉडरेटली कोरस पाउडर कहलाता है ना। तो ये सीव होती है ना, इसके अंदर 40 नंबर की भी होगी, 60 की होगी, 80 की होगी, 120 की होगी, 140 की होगी, 160 की होगी, अलग अलग नंबर की सीव होती है। उस सीव के अकॉर्डिंग पाउडर पास होता जाता है। ठीक है ना। और उन अलग अलग पाउडर्स के मैंने अभी आप लोगों को नाम बताए थे। ठीक है जी। तो ये सारा कुछ था आपका इम्पोर्टेंट फार्मास्यूटिक्स के अंदर। अब हम देखते हैं आगे, व्हाट डू यू मीन बाय टॉलरेंस एवरेज एपरेचर साइज। ये पिछली बार आया था, इस बार भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है ना। तो टॉलरेंस एवरेज एपरेचर साइज क्या होता है भाई? सम वेरिएशंस इन द एपरेचर साइज इन अनअवॉइडेबल्स एंड व्हेन दिस वेरिएशंस इज, वैसे एक्चुअल में देखा जाए तो डिग्री लेवल का है। फार्मा के अंदर कभी कभार पूछता है, लेकिन फिर भी आप लोगों को थोड़ा सा इसको करके जाना है कि भाई ये टॉलरेंस एवरेज एपरेचर साइज क्या होता है कि सम वेरिएशंस इन द एपरेचर साइज इज अनअवॉइडेबल्स एंड व्हेन दिस वेरिएशंस इज एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज इट इज नोन एज टॉलरेंस एवरेज एपरेचर साइज। जैसे कि एक एग्जांपल लो, जैसे आपको कोई भी सिरप दे दी है ना, अब उसका मतलब है कि 150 ml उसमें आएगा। ठीक है। अब आपको प्रोडक्ट भी दे दिया कि भाई इसके अंदर 150 डालना है। अब आप क्या कर रहे हो? 150 की जगह अब उसका एक फिक्स रहता है ना भाई। ऐसा तो है नहीं कि जो ये सिरप है और यहाँ पे आप बॉटम तक, बॉटम से लेके फुल्ली ऊपर तक आप कर दोगे। इतना तो स्पेस रहना चाहिए ना। किसी भी सिरप को देखना, यहाँ तक फुल आती है क्या? नहीं आती है ना। वो स्पेस क्यों है? स्पेस क्यों है? वो उसी को क्या कहते हैं? उस स्पेस को कहते हैं एवरेज एपरेचर साइज। समझ गए ना। ये क्या करती है? उसको मेंटेन करके रखेगी। थोड़ी सी हवा पास होगी तो चीज़ें इजीली रह पाएगी। लेकिन अगर आपने, जैसे कि यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है मुझे, जैसे कि यही मान लो सिरप है, तो यहाँ पे देखना, कभी भी कोई भी सिरप को देखते हो तो जैसे इसका साइज यहाँ तक है ना, तो यहाँ तक ही चीज आएगी। इतनी सी साइज क्या रहती है? कारण क्या है? वो है आपका टॉलरेंस एवरेज एपरेचर साइज। समझ गए होंगे। और वो जगह क्यों होती है? इजीली हवा पास हो सके, इजीली मेंटेन रह सके, वो चीज़ लंबे समय तक चल सके। अगर उसको फुल कर दोगे तो इस तरीके से थोड़ी बहुत होगी तो भी हवा पास नहीं होगी और वो चीज़ें खराब हो जाती है। इसीलिए इन चीज़ों को रखना है। अब 14 नंबर वाला इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, डिस्टेंस बिटवीन वायर्स, कोई मतलब नहीं इस क्वेश्चन का। 15 नंबर वाला मेसर्स लेंथ 2.5, ये भी नहीं पूछेगा। ठीक है। अब देखो लॉन्ग आंसर पे चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फार्मास्यूटिक्स वालों सुन लो, अगर जिसके भी सप्लीमेंट्री आ चुकी है, फार्मास्यूटिक्स में पास होना है तो फार्माकोपिया पढ़ना पड़ेगा। फार्माकोपिया से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ के चले जाना। पिछली बार का पेपर उठाना, फार्माकोपिया से कम 15 से 16 नंबर का क्वेश्चन आए थे। एक टॉपिक से 15 से 16 नंबर के क्वेश्चन आना मतलब पूरे पेपर को ही कुछ भी मत पढ़ के जाओ, ये पढ़ के चले जाओ, पास हो। तो इस बार भी सेम चीज है, क्योंकि देखो फार्माकोपिया के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक तो स्लाइड फीचर्स पूछ लेगा फार्माकोपिया के, पिछली बार आया था। वैसे फार्माकोपिया के एडिशन पूछ लेता है कि भाई सबसे पहले कब आया था, लेटेस्ट कब आया हुआ था, है 2024 में आया हुआ है, कितने एडिशन आ गए, है ना। फार्माकोपिया क्या है? क्या है फार्माकोपिया? पता है क्या क्या है? क्या है? मिसाइल है? तो स्टैंडर्ड बुक है। हाँ, मतलब जितनी भी मेडिसिन्स है, केमिकल्स है, इनके बारे में क्या रहता है? रूल रेगुलेशंस, है ना, फॉर्मूले, कैसे चीज़ें तैयार करनी है, ये सारा का सारा निचोड़ किस में रहता है? आप लोगों का फार्माकोपिया में। तो आपसे क्वेश्चन फर्स्ट क्या पूछता है? व्हाट डू यू मीन बाय टर्म फार्माकोपिया? फार्माकोपिया क्या है? तो आप लोगों को बताना है फार्माकोपिया इज ए स्टैंडर्ड बुक कंटेनिंग डायरेक्शंस फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड मेडिसिन्स। आपको क्या करना है?
आइडेंटिफाई करना है कंपाउंड मेडिसिन को एंड पब्लिश्ड बाय अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट और मेडिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल सोसाइटी। और ये अथॉरिटी किसके पास में होती है? अपने इंडियन फार्माकोपिया तो इंडियन गवर्नमेंट के पास में। कौन सा डिपार्टमेंट? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट के पास में ये अथॉरिटी होती है। इसका आपको ध्यान रखना है। तो देखिएगा, सीधा सीधा बताना कि फार्माकोपिया क्या, आपसे पूछ लेना, सीधा सीधा लिखो फार्माकोपिया इज ए स्टैंडर्ड बुक that are used describe chemicals, drug and identify compound medicines known as pharmacopoeia। ठीक है। अब देखो एक ये क्वेश्चन है ना, सलाइंट फीचर्स ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, हर बार रिपीट होता है। क्या होता है भाई? हर बार रिपीट होता है। तो जो आपके ये सलाइंट फीचर्स है ना, कि एक्चुअल में फार्माकोपिया के क्या क्या फीचर्स है, क्या करती है ये, है ना, इसके अंदर क्या क्या डायरेक्शन है और इसका एक्चुअल में लोग कैसे यूज करते हैं, इसको आपको समझना बेहद ही जरूरी है। ठीक है। तो इसको समझते हैं अपन कि जनरल केमिकल्स टेस्ट एंड TLC फॉर आइडेंटिफिकेशंस ऑफ एन आर्टिकल्स हैव बीन ऑलमोस्ट एलिमिनेटेड एंड मोर स्पेसिफिक इनफ्रेट। अब देखिएगा, जितने भी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होते हैं सारे के सारे कहाँ दे रखे होते हैं? फार्माकोपिया बुक्स के अंदर। सेकेंड नंबर पे द यूज ऑफ क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स हैव बीन ग्रेटली एक्सटेंड टू कोप विद द नीड फॉर मोर स्पेसिफिक एसे एंड इन पर्टिकुलर एसिंग इन द नेचर एंड एक्सटेंड इम्प्यूरिटीज। अब देखिएगा, जितने भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं उसके अंदर कौन सी इम्प्यूरिटीज है? इम्प्यूरिटीज का मतलब समझते हो? जो चीज हमारे लिए यूजफुल नहीं है। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाया और यूं ही मार्केट में बेच दिया, नहीं होता ना ऐसा। सारी चीजें क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वाले इन इम्प्यूरिटीज को, इंग्रेडिएंट्स को क्या करते हैं, उन प्रोडक्ट से जहां तक कोशिश होती है रिमूव करते हैं। उसके बाद में इन चीजों को आगे सेल करवाते हैं। आगे देखते हैं अपन, मोस्ट ऑफ द एक्साइटिंग एसे एंड रिलेटेड सब्सटेंस टेस्ट मेथड्स आर अपग्रेडेड बाय लिक्विड chromatographic techniques in view to harmonizing with the other international pharmacopoeia। अब देखिएगा, अपनी इंडियन फार्माकोपिया क्या करती है, अदर्स जो इंटरनेशनल फार्माकोपिया, जैसे अमेरिका के अंदर क्या है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ब्रिटिश के अंदर कौन सी है, ब्रिटिश फार्माकोपिया, है ना, और जर्मनी के अंदर कौन सी है, अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग फार्माकोपिया बुक होती है। उससे क्या करती है, लिंक बना के रखती है। क्या करती है भाई? लिंक बना के रखेगी ताकि उनसे कुछ सजेशन ले सके। और अपने इंडिया वाले तो कॉपी एंड पेस्ट में माहिर है। संविधान बनाया तो भी सभी देशों का लेके अपना संविधान बना दिया। फार्माकोपिया बनाई थी तो भी सभी देशों की कॉपी करके इंडियन फार्माकोपिया बना दी। अभी भी इंडिया के अंदर काफ़ी चीज़ें बनती है। आपने कभी देखा होगा सिरप, पैरासीटामोल, IP, ऐसा लिखा होगा, कभी देखा? पैरासीटामोल, USP, पैरासीटामोल, BP, कोई सिरप आती है उनके पीछे ये नाम आते हैं। देखे कि नहीं देखे? देखे ना। तो इनका मतलब क्या है? IP का मतलब इंडियन फार्माकोपिया, USP का मतलब यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, BP का मतलब, अब ये होते क्यों है कि भाई अकॉर्डिंग टू BP जो ब्रिटिश फार्माकोपिया बुक के अंदर चीजें दे रखी है ना, उसको फॉलो करके बनाई हुई है। यूनाइटेड स्टेट के अंदर जो बुक के अंदर चीजें दे रखी उसके अकॉर्डिंग हमने ये सिरप बनाई है। इसका मतलब ये होता है। समझ गए ना सभी? बेसिक सी चीजें हैं। तो ये फार्माकोपिया आपको ढंग से करके जाना है। उस स्लाइड फीचर्स के 4-5 है टॉपिक। अब देखिएगा, अपन ने ये कर लिया, इंप्यूरिटीज देख ली, इंटरनेशनल फार्माकोपिया के साथ में अच्छा लिंक बना लिया। अब देखते हैं अपन पायरोजन टेस्ट। अब देखते हैं कि भाई कुछ ऐसे प्रोडक्ट आप तैयार कर दो उसके अंदर कोई बैक्टीरिया तो नहीं है, कोई वायरस तो नहीं है, तो पायरोजन टेस्ट भी हम लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट तैयार कर दिया और उसके अंदर बैक्टीरिया वायरस है, आप किसी बीमारी में ले रहे हो, वो बीमारी तो सही होने से रही और आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। तो काफ़ी प्रोडक्ट तैयार होते हैं तो उसमें क्या करते हैं, पायरोजन टेस्ट लगाते हैं। क्या लगाएंगे? पायरोजन टेस्ट। पायरोजन टेस्ट हैव बीन रिप्लेस्ड बाय बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन टेस्ट। क्या होता है ये कि अभी किसी बैक्टीरिया के द्वारा कोई टॉक्सिक का मतलब जहर, कोई जहर तो नहीं फैलाया गया उस प्रोडक्ट के अंदर। तो टेस्ट लगाएंगे तो पता चल जाता है इन द पेरेंट्रल प्रिपरेशन एंड अदर मोनोग्राफ्स। और सबसे ज़्यादा किस पे लगाया जाता है? पेरेंट्रल प्रिपरेशन। पेरेंट्रल का मतलब
आईवी इंजेक्शन, समझ गए, आईवी इंजेक्शन हो गया आपके, आई ड्रॉप हो गई आपकी, इनको तो बहुत ही मतलब स्ट्राइल करना पड़ता है। आईवी इंजेक्शन क्यों कि डायरेक्टली ब्लड के अंदर चीज़ जा रही है, और ब्लड के अंदर एक बार चीज़ चली गई तो उसको वापस बाहर निकालना पॉसिबल ही नहीं है। टेबलेट तो फिर भी लोगे तो आप वॉमिट करवा सकते हो कुछ भी खा के, ज़्यादा नमक का पानी पी लिया तो भी वॉमिट हो जाएगी, तो एक बार बाहर आ जाएगी, लेकिन ब्लड के अंदर चली गई तो कैसे करोगे। तो इसीलिए ये जितने भी आईवी इंजेक्शन आते हैं ना, इन चीज़ों का आपको खास तरीके से ध्यान रखना है। अब देखिएगा 53 न्यू फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशंस एफडीसी कॉम्बिनेशन मोनोग्राफ हैव बीन included, out of which 25 FDC monographs are not available in any pharmacopoeia। अब देखिएगा हम क्या करते हैं, FDC क्या है, यूएसए की फूड, मतलब ये ड्रग कंट्रोल करती है, आपका फेडरेशन ड्रग कंट्रोल वाली होती है, और इसमें क्या रहता है कि भाई एक्चुअल में जितनी भी मेडिसिन होती है ना, उनकी रेगुलेट करने का काम किसका है, एफडीसी का है। ये कहती है कि भाई ये मेडिसिन मार्केट में चलनी चाहिए तो चलनी चाहिए, नहीं चलेगी तो नहीं चलेगी, ये एक रेगुलेटरी बॉडी होती है, ठीक है ना। तो इसके साथ में हमारा लिंक है, और अपन ने 53 न्यू फिक्स्ड डोज रखी है कि भाई ये मार्केट में चलेगी, ठीक है। आगे अपन देखते हैं जनरल चैप्टर्स ऑन वॉल्यूमेट्रिक ग्लासवेयर, कनेक्टिविटी, डिजोलेशन टेस्ट, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट, डायमेंशंस ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स, सेल्स एंड हैव बीन रिवाइज। और जितने भी मेडिसिन आप तैयार कर रहे हो उसमें यूज होने वाले ग्लासवेयर, अब ऐसा तो है नहीं कोई मेडिसिन तैयार हुई और उसमें ग्लासवेयर यूज ना हो, बहुत सारे ग्लासवेयर यूज होते हैं ना, जैसे बिकर, टेस्ट ट्यूब। लैब में कभी काम किया है, कभी गए हो लैब में तो वहाँ पे देखे नहीं है ग्लासवेयर, टेस्ट ट्यूब, बहुत सारे होते हैं ना। तो जब भी तो अपने जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है तो लैब में ही तो चीज़ें तैयार होती है, तो वहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनें, बड़े बड़े ग्लासवेयर यूज करते हैं। उनके कंडक्टिविटी टेस्ट क्या है, उनके डिजोलेशन टेस्ट क्या है, सारा चेक करके फिर मार्केट में चीज़ें आती है कि भाई एक्चुअल में ये डिजोल्व कैसे होगी, इसकी सोल्यूबिलिटी क्या है ना, इसकी प्रिजर्वेटिव कैपेसिटी क्या है, कितने लंबे समय तक ये चीज़ चल सकती है ना। तो सारी कुछ चीज़ें तैयार होती है। ये सारे के सारे स्लाइड फीचर किस में है भाई, फार्माकोपिया बुक के अंदर है। तो फार्माकोपिया फार्मेसी के लिए क्या है, गीता है ना, कि बिना फार्माकोपिया फार्मेसी क्या है भाई, अधूरी है। तो इस चीज़ का आपको खास तरीके से ध्यान रखते हुए चलना है, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं आगे। अब देखते हैं अपन, देखो पैकेजिंग में आ रहा है आपका ग्लास की पैकेजिंग, ठीक है ना। तो देखो भी फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट है, मेनली फार्मेसी वालों का ही है ना। तो थोड़े से दूसरों को अटपटा लगेगा कि भाई मैं क्या पढ़ रहा हूँ, लेकिन बेसिक नॉलेज के लिए चीज़ अच्छी है, ठीक है ना। आप लोगों को कम से कम ये तो पता रहना चाहिए कि भाई एक्चुअल में ये जो चीज़ें आ रही है ना आपके पास में, ये बन के कैसे आ रही है ना। तो डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ ग्लास विद देयर एप्लीकेशंस एंड पैकेजिंग मटेरियल। अब ये जो ग्लास आ रहे हैं, ग्लास की पैकेजिंग आती है ना, कभी देखिए सिरप जो ग्लास के अंदर पैक होके आती है ना। आजकल तो रेयर केस में ग्लास की पैकेजिंग आती है, प्लास्टिक की ही आती है मार्केट में, क्योंकि प्लास्टिक को थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट करना इजी है, हाथ से गिर भी गई तो ब्रेक इजीली नहीं होती है। ग्लास वाली क्या है, अचानक से हाथ से गिर गई, अपन देखते हैं ना कभी सिरप विरप पीते हैं तो काफ़ी बार हाथ से गिर जाती है। तो प्लास्टिक की होती है तो वो ब्रेक नहीं होगी, ग्लास की होगी तो जस्ट गिरी, ब्रेक, सारी की सारी ड्रग अंदर की जो डोजेज है वो सारी की सारी बाहर निकल गई। तो थोड़ा सा ग्लास में तकलीफ होती है, लेकिन कुछ ऐसी मेडिसिन होती है जिसको आप प्लास्टिक में नहीं डाल सकते, क्योंकि वो आपस में रिएक्शन कर जाती है ना। आती है उसके अंदर कौन सी ड्रग आती है वो तो पता होना चाहिए ना। फिर तो उसका पता लगाना है कि भाई इसके अंदर ड्रग कौन सी है, और इसको अभी तक ग्लास में ही क्यों सप्लाई कर रहे हैं। कुछ ऐसी कंपनीज होती है जो एक यूनिक बनाने के लिए भी ग्लास का यूज़ करती है कि भाई देखो हम हाई कॉस्ट लगा के चीज़ें तैयार कर रहे हैं, है ना। और ग्लास के अंदर जो चीज़ें रहती है वो थोड़ा सा रिएक्शंस कम करती है। और कुछ ऐसी ड्रग होती है जो ग्लास की पैकेजिंग नहीं कर सकते, ग्लास आपस में रिएक्शन कर जाता है। और कुछ ऐसी मेडिसिन होती है, केमिकली तो होते हैं मेडिसिन सारे, प्लास्टिक के साथ में रिएक्शन कर सकते हैं, उसको ग्लास में रखना पड़ता है। तो कुछ ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं, और कुछ ब्रांड वैल्यू के लिए भी ग्लास में
रखते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो आपसे पूछ लेना कभी भी कि ग्लास की पैकेजिंग क्या पिछली बार आया था, पढ़ा हो तो पता होगा, ग्लास की पैकेजिंग और एप्लीकेशंस ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। तो देखिएगा सबसे पहले ग्लास क्या है। ग्लास एज पैकेजिंग मटेरियल हैज मैनी बेनिफिट्स, इज सस्टेनेबल, इनर्ट, इम्प्रेमेबल्स, रिसाइकेबल, इन नो लॉस इन क्वालिटी एंड रीयूजेबल। अब देखिएगा सबसे पहले तो ग्लास इनर्ट होता है। अब ऐसे ग्लास होंगे, ऐसे ग्लास तैयार करने पड़ेंगे जो इनर्ट होंगे, मतलब रिएक्शन ना करें, है ना। सस्टेनेबल भी होते हैं, थोड़ा सा सस्टेन, अगर अंदर कोई भी ड्रग है लंबे समय तक है तो वो सर्वाइव कर सकती है, ख़राब नहीं होगी। प्लास्टिक आपको पता है ना, ख़राब होने का चांस है, अगर धूप में भी पड़ी रही इजी वे से ख़राब हो जाएगी, ठीक है। रिसाइकेबल, ग्लास को आप रिसाइकिल भी कर सकते हो, रीयूजेबल भी होती है ना। और इम्परमेबल, ग्लास के अगर पैकेजिंग करते हो तो अंदर एंट्री नहीं हो पाती, जैसे कोई भी सनलाइट है ना। अगर आपने उसको कभी कभी देखा है क्या, एम्बर्ड कलर के कुछ आती है सिर्फ भूरे कलर में, है ना। कुछ ग्लास होते हैं उनको भूरा कर दिया जाता है, कारण क्या है, ब्राउन कर दिया जाता है ताकि सनलाइट की डायरेक्ट एंट्री नहीं हो और अंदर जो ड्रग है उसके साथ में रिएक्शन नहीं हो, ठीक है। इस चीज़ का आपको खास तरीके से ध्यान रखना है। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या बनता है कि भाई वाई यूज ग्लास इन फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग। हम फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में ग्लास का क्यों यूज करते हैं, इस चीज़ को समझते हैं। फॉर डिकेड ग्लास हैज बीन यूज एज वन ऑफ प्राइमरी मटेरियल्स फॉर मेडिकल पैकेजिंग सॉल्यूशंस। द पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हैज टू बी ऑफ, क्या है ये, सुपर रिलेटिव क्वालिटी एज द इंटीग्रिटी ऑफ प्रोडक्ट कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड under any circumstance. The types of glass containers used to pharmaceutical packaging materials in specific that contains package. This is because of glass containers comes in direct contact with the, अब देखिए इन्होंने एक बताया है कि हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को एनी हाउ हम उसके साथ में खिलवाड़ नहीं कर सकते। अगर आपने उस प्रोडक्ट के साथ में खिलवाड़ कर दिया, मतलब एक इंसान के साथ में खिलवाड़ कर दिया, तो हम उस केमिकल की प्रॉपर्टीज को देखते हुए हमें ये चीज़ें यूज करनी पड़ती है। एक यूनिक तो वो छोड़ो, वो कोई ब्रांड वैल्यू बनाने के लिए भी करता होगा, लेकिन इन्होंने क्या बताया कि भाई यूज क्यों करते हैं कि अगर ऐसा केमिकल है, अगर आपने उसको मतलब उसमें प्लास्टिक की पैकेजिंग कर दी और वो केमिकल प्लास्टिक के साथ में रिएक्शन करके अंदर टॉक्सिक बना लिया, और वो ऐसा तो है नहीं कि एक पैकेजिंग होगी, लाखों पैकेजिंग होगी, और लाखों पैकेजिंग लाखों पेशेंट के पास में जाएगी, और जब वो लाखों पेशेंट लेंगे अंदर जहर बन गया तो उस पेशेंट की मौत हो सकती है ना। तो ये कह रहे हैं हम ऐसा रिस्क नहीं लेते। इसीलिए अगर लग रहा है ना कि भाई वो जो अंदर केमिकल है वो प्लास्टिक के साथ में रिएक्शन करता है, तो सॉल्यूशन क्या, बनाना तो पड़ेगा ना ड्रग, तो उसको आप ग्लास में पैक करके आगे सेल करेंगे हम। तो the type of glass container used of pharmaceutical packaging material is specific to the contents pack. This is because the glass container comes in direct contact with the preparation. अब देखिएगा, जैसे कि एक मान लो ये ग्लास का है, अब आप प्रिपरेशन डाल रहे हो अंदर कोई भी बनाई हुई चीज़, अब वो डायरेक्ट कांटेक्ट है ना, ग्लास से ही तो कांटेक्ट है, ठीक है। इसीलिए हम ये चीज़ें करते हैं। अगर प्लास्टिक में डालते और प्लास्टिक से भी डायरेक्ट कांटेक्ट होता और आपस में रिएक्शन कर जाते तो टॉक्सिक बन जाता, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे, द पैकेजिंग शुड नॉट इंटरेक्ट फिजिकली और केमिकली विद द मेडिकेशंस कॉज चेंज इन द क्वालिटी ऑफ एक्सट्रीमली स्टडी, नहीं, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। ग्लास ऑफर्स मैनी बेनिफिट्स इन पैकेजिंग ऑफ मेडिकल प्रिपरेशंस। इट इज एक्सट्रीमली sturdy, is in ideal bulk transportations, poses a low health hazards, does not react chemically with the product and colored glass so can protect light sensitive medicines from UV rays। अब देखिएगा, तो बहुत सारे ऐसे मार्केट में ग्लास अवेलेबल हैं जो डायरेक्टली प्रोडक्ट के साथ में रिएक्शन नहीं करेंगे। अब जब वो रिएक्शन नहीं करेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। और हम क्या करेंगे, बहुत सारे ऐसे ग्लास, कलर्ड ग्लास अवेलेबल है जो लाइट की सेंसिटिविटी व यूवी रेज से उस प्रोडक्ट को क्या करेंगे, बचाएंगे। लेकिन प्लास्टिक क्या करेगा, अगर प्लास्टिक में रखी चीज़ को अगर आपने धूप में रख दी, धूप से क्या गर्म होगी, प्लास्टिक गर्म होगी पहले, और जब प्लास्टिक गर्म होगी तो रिएक्शन स्टार्ट होगी, और रिएक्शन उस प्रोडक्ट को ख़राब कर सकती है, उस प्रोडक्ट का जहर बना सकती है और आप लोगों को
अगर वो आप यूज कर लेते हो, तो इसलिए तो कहा जाता है हर मेडिसिन से ये प्लास्टिक की पैकेजिंग वाली आती है कि भाई आप इसको धूप में मत रखो, बोला जाता है कि नहीं बोला जाता, और उसको लिखा हुआ भी रहता है ऊपर, कभी देखना कुछ क्रीम्स के ऊपर, कुछ सिरप के ऊपर कि भाई लाइट डायरेक्टली सनलाइट से आप उसको बचा के रखो, है ना। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखते हुए चलना है। अब देखिएगा, फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग के अंदर वेरियस टाइप के क्या होते हैं, पैकेजिंग होती है। उसके अंदर कौन से सॉल्ट होते हैं, बोरोसिलिकेट ग्लास, ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, रेगुलर सोडा लाइम ग्लास, जनरल पर्पज सोडा लाइम ग्लास। तो ये अलग अलग टाइप्स के ग्लास होते हैं, और मेनली यूज कौन से ग्लास किया जाता है भाई, बोरोसिलिकेट ग्लास, जो किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के साथ में रिएक्शन नहीं करेगा और उसको लंबे समय तक क्या करेगा, मेंटेन करके रखेगा, खराब नहीं होने देगा। इसलिए बोरोसिलिकेट ग्लास थोड़े महंगे आते हैं। और अपने जो लैब में हम काम भी करते हैं ना, तो सारे के सारे जो ग्लासवेयर होते हैं वो भी बोरोसिलिकेट ग्लास से ही बने होते हैं। अगर आप कभी भी कोई पैथोलॉजी लैब में जाना, डीएमएलटी कर रहे हो ना, पैथोलॉजी लैब में जाना और वहाँ पे देखना ऊपर ग्लास के ऊपर नाम लिखा रहेगा बोरोसिलिकेट ग्लास, तो वो सबसे महंगे ग्लासवेयर होते हैं। अगर हम नॉर्मल ग्लासवेयर यूज करेंगे तो रिएक्शन करते टाइम वो ग्लास से आपस में रिएक्शन कर सकते हैं और आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट करेंगे अभी स्टार्ट आगे।